स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राजा साहब में। आज हम 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक जो कि हमको दिया गया है सोडियम डाइक्रोमेट, उसमें हमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ठीक है, तो जिस भी तत्व की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, जैसे यहाँ पे क्रोमियम का पूछा है तो उसको हम एक्स में रखेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सोडियम का जो होगा हमारा यहाँ पे 2 दिया है और इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पे क्रोमियम का जो कि हमें निकालना है तो इसको हम एक्स के लिए करेंगे। और नेक्स्ट हो जाएगा ऑक्सीजन का 7 दिया है और इसकी जो होती है वैलेंसी -2 होती है, तो 7 इंटू -2 हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 2 प्लस 2x प्लस प्लस नहीं -14। देन ये हो जाएगा 2x माइनस 12। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी हमारी 6 और आपका ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि रेड लेड क्या है, हमें इसका सूत्र बताना है। ठीक है, तो रेड लेड जो होता है वो होता है हमारा ट्राईप्लैम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, मतलब जो आपका ऑप्शन सी दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अगर यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ होता है पेंट बनाने में या फिर फ्लिंट, कांच तथा लाल लेड, सीमेंट आदि के निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हम जानते हैं कि लगाने वाला जो बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और अगर बात करें कि इसकी मान कितना होता है तो गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर और किलोग्राम का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे, तो यही हो जाएगा G हो जाएगा हमारा FR का स्क्वायर अपॉन M1 M2। यहाँ पे हम F मतलब लगने वाले बल के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे न्यूटन लेंगे। ठीक है, और बीच की दूरी R है तो दूरी के लिए हम क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। और अगर बात करें M1 M2 के लिए, मतलब द्रव्यमान के लिए हम क्या लेते हैं, किलोग्राम का यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। तो इसमें जो आपका सेकेंड ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर किलोग्राम का स्क्वायर, ये आपका 2 होगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर किलोग्राम का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। नहीं हमें ये बताना है, तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा किरण। बीटा किरण जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 न्यूटन में जो होता है 10⁵5 डाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिकतम है। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो परस्पर घटते जाती है। ठीक है, परंतु एक चीज़ हमें देखने को मिलता है कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो फ्लोरीन से अधिक होती है। अगर पूछा जाए कि इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि फ्लोरीन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो बहुत ही छोटी होती है और इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है, त्रिज्या छोटी है इस वजह से बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है उन्हें इलेक्ट्रॉन का अधिक प्रतिकर्षण महसूस होता है। ठीक है, इसलिए जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो कम होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जितने भी ज्ञात तत्व हैं उसमें सबसे अधिक होती है और इसका मान होता है 3.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिकतम किसका होता है, तो ऑप्शन बी क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग में छोड़ा गया है तो इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा, हमें ये बताना है। तो कोई पलायन वेग का मान हम जानते हैं कि 11.2 होता है, तो इससे कम वेग में छोड़ा गया है तो हमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का बताना है मान। ठीक है, इसके योग का मान, तो जो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो हो जाएगा यहाँ पे -Gm और एक स्मॉल m एक कैपिटल M
अपॉन आर, ठीक है। अगर बात करें स्थितिज ऊर्जा की तो ये प्लस में रहेगी और ये हो जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, ठीक है। इसके बाद हमें ये बोला है कि हमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग निकालना है। तो इसका जो योग करने पर जो रिजल्टेंट होगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार 10 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर उसी वस्तु का भार क्या होगा। तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। अगर हम भार की बात करें तो भार भी क्या हो जाएगी, इसकी 1/6 भाग हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, चंद्रमा का जो भार होगा, चंद्रमा का भार जो होगा हमारा वो हो जाएगा 1/6 गुना होगा पृथ्वी के भार का, मतलब पृथ्वी में उस वस्तु का कितना भार है उसका, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार जो है वो 10 न्यूटन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 1.67 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि समान परासरणी दाब वाले दो विलयनों को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए नॉर्मल विलयन, बी आइसोटोनिक विलयन, सी हाइपोटोनिक विलयन या डी हाइपरटोनिक विलयन। तो ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं, ठीक है, उन्हें हम समपरासरणी विलयन कहते हैं। और समपरासरणी विलयन में क्या होता है, समान ताप मतलब T1 इक्वल टू T2 पर जो दाब होगा वो भी समान होगा, मतलब P1 इक्वल टू P2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि समान परासरणी दाब वाले दो विलयनों को क्या कहा जाता है। तो जो ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं उसको हम समपरासरी विलयन कहते हैं, मतलब आइसोटोनिक विलयन। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा आइसोटोनिक विलयन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन यौगिक ऑक्सीकरण के बाद बेंजोइक अम्ल देता है। तो आपका ऑप्शन है ए क्लोरोफिनॉल, बी क्लोरोटाइनोल और सी है क्लोरोबेंजीन या डी है बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो जब हम बेंजिल क्लोराइड का पोटेशियम परमैंगनेट मतलब पोटेशियम परमैंगनेट से जब ऑक्सीकरण कराते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीकरण के बाद हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंजिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल किसके बराबर होता है। आपके ऑप्शन है ए संवेग के, बी संवेग परिवर्तन के, सी संवेग परिवर्तन की दर के या डी आवेग के। तो जो हम जानते हैं कि बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन का दर होता है, समय के साथ किसी भी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन रहता है उसे ही हम बल कहते हैं। और न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें ये पता है कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और इस परिवर्तन की जो दिशा होती है वो उस बल के कार्य पर निर्भर करती है। और यहाँ पे जो आपको पूछा है कि उस पर कार्य करने वाला बल किसके बराबर होगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवेग परिवर्तन की दर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना है। आपके ऑप्शन है ए समदाबी प्रक्रम, बी समतापी प्रक्रम, सी रुद्धोष्म प्रक्रम या डी सम आयतनिक प्रक्रम। तो जो समान ताप पर बर्फ के गलनांक बिंदु पर गलना जो होता है वो एक प्रकार का समतापी प्रक्रम होता है। हम ये जान लेते हैं कि समतापी प्रक्रम क्या होता है। जब किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि परिवर्तन के दौरान जो होता है निकाय का ताप स्थिर रहता है, तो हम उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, निकाय तथा बाह्य वातावरण के बीच जो ऊष्मा का आदान प्रदान रहता है उससे जो इस आदान प्रदान की वजह से ही जो होता है निकाय का ताप स्थिर होता है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समतापी प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक तार से mg भार लटकाने पर तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तो इस प्रक्रिया में जो टोटल कार्य हुआ है वो क्या होगा। तो जो किया गया कार्य होता है वो बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी mgl/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं निम्न में से कौन सा यौगिक जो है वो
कास्टिक सोडा है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो सोडा बनाया जाता है वो लाइम विधि के द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसके विलयन को बुझे हुए चूने के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी प्राप्त होता है। और अगर इसके यूज़ की हम बात करें तो इसका यूज़ होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, साथ ही साथ प्रयोगशाला में विभिन्न अकार्बनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए भी किया जाता है। और इसका यूज़ होता है बहुत से उद्योग में, जैसे कि साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में, सिल्क बनाने में, पेट्रोलियम के शोधन में इत्यादि कार्यों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कोरंडम क्या है। तो कोरंडम जो होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ठीक है। और ये इसमें अगर देखा जाए कि इसमें क्या क्या पाया जाता है तो इसमें आयरन होता है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्लोरियम, इस प्रकार के जो तत्व होते हैं इनसे मिलकर बना होता है ये। और इसकी आकार की बात करें तो ये एक पत्थर के टाइप होता है और ये पारदर्शी होता है, मतलब आप इसके आर पार देख सकते हैं। और इसका ये बहुत से कलर में हमें देखने को मिलता है, जैसे रेड, येलो इत्यादि। इसका जो कलर रहता है वो डिपेंड करता है कि हम इसमें किस प्रकार का इम्प्योरिटी मिला रहे हैं। इसकी इम्प्योरिटीज़ ही इसके कलर का डिसीज़न लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये क्या होता है, तो हम ये जाने हैं कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन हुए जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट हो रही हो तो कमेंट में पूछें। थैंक यू सो मच गाइज़।